नमस्कार बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट्स, नमस्कार पेरेंट, टीचर्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभी आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन इस चैप्टर में आपको बिहेवियर ऑफ गैसेस ये नया बीट मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल पे आज अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकॉन दबाओ और ये वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको आया है इसे कॉपी करके अपने मित्रों तक इसे शेयर भी करिए, लिंक भी शेयर करिए, क्योंकि इस तरह से मैं अक्सर कंटिन्यू इस तरह से वीडियोस में सिलेबस के एकेडमिक वीडियोस में कंटिन्यू अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों चलो हम पढ़ने वाले हैं जो नया चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। तो इसमें से हम बिहेवियर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, यानी कि जो कुछ भी गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं उन गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर किस तरह से रहता है और किस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स बिहेवियर करते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये जो यूनिट है इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन हेडिंग क्या है? चैप्टर की हेडिंग है हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक इस तरह से नाम है, काइनेटिक। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, यानी कि दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके इस चैप्टर में दिया गया है। अगर इससे पहले पीछे अगर हम जाते हैं तो एक तकरीबन 15 साल पहले ये दो चैप्टर अलग थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसे हम प्यार से KTG, प्यार से क्या कहते हैं हम? KTG, दैट इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसमें प्लस कर दिया अब रेडिएशन इस तरह से। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स किस तरह से है। दोस्तों ये चैप्टर अभी मैंने शुरू किया है, सब बच्चों को बता दीजिए, सब स्टूडेंट को बता दीजिए, सब पेरेंट्स को बताइए, जो कुछ भी अपने आजू बाजू में जो कुछ बच्चे रहते हैं उन सबको बता दीजिए कि नया चैप्टर शुरू किया है और वो KTG एंड रेडिएशन है और 12 से। अगर आप मेरे साथ अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं, तो आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं पूरा का पूरा सिलेबस लेने वाला हूं। मेरा बच्चा अभी 12th क्लास में है, जो 12th में पढ़ रहा है। मेरी लड़की 11th में है, इसलिए मैं 11th और 12th का पूरा सिलेबस में लेने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का। और मैथमेटिक्स के जो बेलाडी सर है उनका भी लड़का अभी 11th में है, अभी 11th में बैठ रहा है, तो इसलिए वो भी 11th और 12th के मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर लेने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे अभी सोचते होंगे कि सर 11th 12th का है लेकिन 10th का नहीं लेने वाले क्या? नहीं, 10th का भी मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं। यानी कि 10th का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप सब बच्चों को बता सकते हैं। ओके, तो चलो दोस्तों आगे का बीट हम देखते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ओके, तर मित्रांनो आता इथं आपणास क्वेश्चन काय दिलाय पहा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॅटर हॅज बीन डेव्हलप्ड टू एक्सप्लेन द व्हेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर। म्हणजे मॅटरच्या व्हेरियस प्रॉपर्टीचा स्टडी करून हे तुम्हाला काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॅटर हॅज बीन डेव्हलप्ड म्हटलेलं आहे। म्हणजे यांचा अभ्यास करून, सगळ्यांचा अभ्यास करून काइनेटिक थ्योरीची, मॅटरची काइनेटिक थ्योरी डेव्हलप झालेली आहे मॅटरची। ओके, मग यामध्ये काय, दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन फॉलोइंग 3 मेन अजम्पशन्स। आता इथं 3 मेन अजम्पशन्स वर ही थ्योरी अवलंबून आहे। मग अशा प्रकारचे हे 3 मेन अजम्पशन्स कोणते आहेत, तर आपण हे 3 मेन अजम्पशन पाहूया। एक आहे मॅटर कन्सिस्ट ऑफ मायन्यूट पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जे काही मॅटर आहे आपल्या सोबती, जे काही तुम्हाला दिसतं, तुम्ही जे पाहतात, जे तुम्ही ऑब्जर्व करता, जो कुछ भी आप ऑब्जर्व करते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, वो ऑल आर मैटर है, पूरा का पूरा मैटर है। और मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स। माइन्यूट पार्टिकल्स यानी कि वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से ये माइन्यूट यानी कि मैटर बनता है।
और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। उसे क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूल्स। दोस्तों अभी बच्चों मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो कुछ भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, टीचर वगैरह वगैरह, लेकिन जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे 7 पॉइंट लिखते रहिए कंटिन्यू। अगर पीछे थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। अगर कंटिन्यू हो रहा है, अगर कंटिन्यू और मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट के लिए आप जगह छोड़ के भी आगे का लिख सकते हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद, यानी कि आपका लाइव सेशन खत्म होने के बाद, आप वो वीडियो फिर से देख के, रिप्ले करके आप पूरा वीडियो देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो मैटर कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से ये बनता है। ओके, दैट आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ओके, सेकंड क्या है देखो, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम मोशन बोले तो ये रैंडमली मूवमेंट करते हैं। अगर आप अपने रूम में, अगर कहीं एक समझो हमारी विंडो है, विंडो से अगर सनलाइट अंदर आ रही है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने के लिए बता देता हूं, प्रैक्टिकल बता देता हूं, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। क्या है कि रूम पूरा बंद करो, रूम की लाइट बंद करो पूरी, और सन की डायरेक्ट बीम, सनलाइट का एक डायरेक्ट बीम कहीं से भी, यानी कि विंडो हो या कहीं वेंटिलेशन हो हमारे रूम का, वहां से एक छोटा सा अंदर प्रकाश आने के लिए, लाइट आने के लिए जगह छोड़ दीजिए। ओके, और अपने पास जो कुछ भी एक रुमाल वगैरह है, तो वहां एक रुमाल इस तरह से थोड़ा सा उसे प्लग कीजिए, थोड़ा सा उसे झटक दीजिए, वहां थोड़ा सा झटका दीजिए रुमाल को। आपके रुमाल के ऊपर जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे वो डस्ट पार्टिकल्स वहां से निकलेंगे और एटमॉस्फेयर में इस तरह से वो रैंडम मूवमेंट करेंगे। यानी कि उसी तरह से जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स का, आपने के रुमाल के डस्ट पार्टिकल का जिस तरह से मूवमेंट होता है, उसी तरह से ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट रैंडमली कंटिन्यूअसली चलता है। द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। रैंडम बोले तो उसकी दिशा फिक्स नहीं होती, कंटिन्यू रैंडम डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि इधर उधर वो हिलते हैं, इधर उधर वो इधर उधर, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन रहती है वो डायरेक्शन फिक्स नहीं रहती, रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो रैंडम बोले तो कैसा, देखो इस तरह से एक पार्टिकल इधर जाएगा, बाद में इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ये देखो इधर मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से इधर आएगा। एक किस तरह फिक्स ऐसी दिशा नहीं रहती, समझ में आया ना? इसे कहते हैं हम रैंडम डायरेक्शन। रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जबकि शाम के टाइम पे अगर आप घर के बाहर बैठे हैं और आपके कॉलोनी में मच्छर है, मच्छर मस्कीटोज है, तो वो मस्कीटो को अगर नाली के ऊपर कहीं कोने में अगर आप देखेंगे तो वो मच्छर एक इस तरह से मूवमेंट करते हैं, है ना, इस तरह से मूवमेंट करते हैं। उनकी फिक्स ऐसी दिशा नहीं होती, जो मच्छर की जो डायरेक्शन रहती है उसे ही हम कहते हैं रैंडम डायरेक्शन। और ये गैस मॉलिक्यूल भी उसी तरह से रैंडम मूवमेंट करते हैं। ओके, आगे का थर्ड पॉइंट है, यानी कि इन 3 अजम्पशंस के बेस, 3 अजम्पशंस के अजम्पशंस पे ये मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर इज बेस्ड है। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है देखो, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये पहला क्या हुआ, मैटर कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। जो कुछ भी मैटर है, ये देखो मैं अभी जो आपको यहां मैं माउस दिखा रहा हूं, ये जो माउस है, ये जो माउस मैं आपको बता रहा हूं, ये माउस है, ये माउस में भी छोटे 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 पार्टिकल्स है और उन्हीं पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो कि मैं आपके सामने ये जो मेरा पेन दिखा रहा हूं, ये पेन में भी मॉलिक्यूल्स है, मैटर है। मैं जो ये जो ब्लेजर पेन रखा है मैंने, इसमें भी मॉलिक्यूल्स है। जो कुछ भी मैटर है आपके इर्द गिर्द, जो कुछ भी दिखता है, ऑल आर मैटर और ऑल आर कंसिस्ट फ्रॉम पार्टिकल्स। ओके, एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ये फर्स्ट अजम्पशन है। सेकंड अजम्पशन क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली स्टेट ऑफ रैंडम मोशन में रहते हैं। ओके, और थर्ड पॉइंट, ये जो थर्ड अजम्पशन मैं आपको यहां बता रहा हूं, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर। इनके बीच एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, देयर इज अ अट्रैक्शन रहता है। ओके,
विथ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के लिए इनके बीच जो कुछ भी इस तरह का जो फोर्स रहता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, आपको ये मालूम भी है, इंटर एंड इंट्रा। इंटर एंड इंट्रा, इंटर देखो, आपको मैरिज के बारे में मालूम है, इंटर कास्ट मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज बोले तो दो डिफरेंट कास्ट के बीच एक लड़का और एक लड़की दोनों ने अगर शादी की है, मैरिज किया है, तो उसे कहते हैं हम इंटर कास्ट मैरिज, इंटर कास्ट। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं, देखो, द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट विथ ईच अदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर 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 कास्ट, यानी कि इस तरह से समझो, एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा एक मॉलिक्यूल है, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से दो डिफरेंट कास्ट के, एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और शादी रचाते हैं, शादी करते हैं। उसी तरह से ये दो मॉलिक्यूल्स है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, इनमें इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, उसे कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स दो टाइप के, इंट्रा बोले तो उसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसी ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स, आपको एक ही मॉलिक्यूल है समझो, और इसके अंदर ही जो कुछ फोर्स रहेगा उसे कहते हैं हम इंट्रा। यानी कि उसी कास्ट में अगर बच्चे शादी कर रहे हैं तो उन्हें कहते हैं इंट्रा कास्ट, इंट्रा, उसी कास्ट में दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा। और दो डिफरेंट कास्ट में है तो उसे कहते हैं इंटर कास्ट। तो उसी तरह से ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसे कहते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आया होगा? ओके, मैं समझ, एक गारंटी आपके समझ में आया होगा। ओके, अगर समझ में आया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा लगा, क्योंकि इतना सारा मैं टाइम आपके लिए निकालता हूं, तो आप एक शेयर के लिए मेरे लिए भी कुछ टाइम निकालो। ओके, तो चलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। यानी कि ये जब मॉलिक्यूल्स अगर जितने क्लोज रहते हैं तो उतना उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है, बहुत मजबूती रहती है उसकी। ओके, वेरी रैपिडली, और आगे क्या बताया, बट डिक्रीजेस वेरी रैपिडली एज अ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। यानी कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक स्ट्रांग होता है, बढ़ जाता है। और जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं तो रैपिडली ये फोर्स डिक्रीज होता है। रैपिडली बोले तो बहुत फास्ट डिक्रीज होता है। आपको मालूम है, आपको पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में आपने लर्न किया होगा। अगर दो हाइड्रोजन एटम्स अगर जितने दूर है, जैसे दूर है, यानी कि उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और जैसे जैसे क्लोज आते हैं और कंप्लीटली एक मॉलिक्यूल बना देते हैं तो वहां एक रिपल्सिव फोर्स भी क्रिएट होता है, रिपल्सिव फोर्स। और जितने वो नजदीक आए उतने ही स्पीड से वो दूर जाते हैं, इसे कहते हैं, यानी कि इस तरह से एनर्जी जो जनरेट होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में मैंने बताया। यानी कि ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है ये इन 3 अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। यानी कि फर्स्ट क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट, दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकल्स। सेकंड वन क्या है, वो कॉन्स्टेंटली रैंडमली मूवमेंट करते हैं। और थर्ड में क्या है, तो थर्ड में है इन मॉलिक्यूल के बीच एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे को बाइंड करते हैं। इन 3 अजम्पशंस के बेस के ऊपर एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, बोले तो आगे चल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेस्ड है। अगर ये अजम्पशंस आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आए हैं तो आगे का चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप ये बीट बार बार रिपीट करके ये बीट आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा।
ओके चलो आगे का बीट देखते हैं हम, आगे क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अभी हमने क्या लर्न किया, अजम्पशंस लर्न किए। ये 3 अजम्पशंस के ऊपर एक गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, यानी कि किसे हम गैस मॉलिक्यूल कह सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल बोले तो क्या, हम जैसे देखते हैं ना कि गुड पर्सन, गुड पर्सनालिटी, गुड पर्सन बोले तो क्या, गुड पर्सन बोले तो उसका स्वभाव अच्छा होना, उसका बर्ताव अच्छा होना। म्हणजे आपण जर असं जर म्हटलं चांगला व्यक्ती म्हणजे काय, सगळं चांगलं आहे हो, दिसायला गोरा गोमटा चिकना फट्टे, बघितल्या बरोबर त्या जवळ जाऊन समजा एक इतकं चांगलं आहे, इतकं चांगलं आहे की गाढवाचं छोटंसं शिंगरू माहिती आहे तुम्हाला, छोटं असताना किती सुंदर दिसते ते गाढवाचं शिंगरू, जन्मल्याबरोबर थोडंसं 1-2 दिवस झालं की ते किती पळतं, मस्त मजेमध्ये पळतं, त्याचं पळणं बघावं वाटतं, त्याच्या उड्या पाहाव्या वाटतात, किती आनंद वाटतो, इतकं स्मार्ट असतं ते। तशा स्वरूपामध्ये समजा एखादा सुंदर व्यक्ती आहे, सुंदर व्यक्ती आहे पण त्याला पेन चोरायची सवय आहे, दॅट इज द गुड पर्सन। त्याच्या प्रॉपर्टीज गुड आहेत का, नो। भरपूर स्मार्ट आहे पण चोऱ्या करतो, दॅट इज नॉट गुड पर्सनॅलिटी। म्हणजे एक लक्षात घ्या, माणसाचं चारित्र्य म्हणजे सर्व गुणांचं मिश्रण असतं, सर्व गुणांचं मिश्रण असतं। मग त्याचं वर्तन असेल, राहणीमान असेल, कपडे घालण्याची पद्धत असेल, त्याची केसाची ठेवाण असेल, बोलण्याची पद्धत असेल, वर्तन असेल, खाणं पिणं, सर्व 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 गुणांचं मिश्रण म्हणजे व्यक्तीचं चारित्र्य असतं, हे एक लक्षात घ्या। त्याच पद्धतीने प्रॉपर्टीज ऑफ गॅस मॉलिक्यूल मी तुम्हाला सांगत आहे। तर गॅस मॉलिक्यूलच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत, तर त्या प्रॉपर्टीज आपण इथं पाहूया। तर एक एक प्रॉपर्टीज पाहूया, काय प्रॉपर्टीज आहेत। तुम्हाला एखाद्या वेळेस थेरॉटिकल क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल, व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गॅस मॉलिक्यूल्स। समजा कोणी नीट जीचं प्रिपरेशन करणार आहे तर गॅस मॉलिक्यूलच्या तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारला जातील। समजा एखादा यूपीएससी एमपीएससीचं प्रिपरेशन करत असेल, त्यांच्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशनची प्रिपरेशन करत असेल, समझो कोई पर्सन है, अगर वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यूपीएससी एमपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 12th तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं, 12th तक के, 12वीं तक के। इसलिए जो कुछ भी एमपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी बच्चे अगर ये देखते हैं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो देखने के लिए आप कह सकते हैं। ओके, उसके बाद गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। देखो, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम ऑफ देयर ओन, यानी कि गैसेस के लिए एक स्पेशल ऐसा एक शेप नहीं होता। कैसा, देखो, अगर हम किसी भी बर्तन में गैस को भर देते हैं तो वो गैस उसी बर्तन का शेप अक्वायर करता है। अगर रूम में भरते हैं तो रूम का शेप मिलता है। आपके मुंह में गैस जाता है, भरते हैं, ऐसा अगर आप अपना मुंह फुलाओगे तो मुंह का शेप वो करेगा। कहीं भी अगर कहीं गुब्बारे में भरोगे तो गुब्बारे का शेप कर लेगा। यानी कि कहीं भी अगर उसे आप भर देते हैं तो उसका शेप वो अक्वायर्ड कर लेते हैं। इसी तरह से गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम ऑफ देयर ओन, उनका कुछ शेप नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता। ओके, आगे का पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट, दे ऑक्युपाई द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। यानी कि ये गैसेस जिसमें ये हमने भर दिया, जो भी कुछ बॉडी में अगर हम गैस को भर देते हैं उसका टोटल वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं। कहीं भी आना कोना कहीं भी बाकी नहीं रहता, हर कोने में ये गैस जाके बैठता है। यानी कि होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट कैन ऑक्युपाई, म्हणजे ये ऑक्युपाई करता है। ओके, they occupy the whole volume of the container in which they enclose। okay, आगे का बिट क्या है देखो, then third point, the gaseous molecules continuously bombard on the wall of container।
कंटिन्यूसली बम्बार्ड बोले तो अगर ये कंटिन्यूसली इस तरह से मूवमेंट है, ये देखो इस तरह से मैं आपको एक कंटेनर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो ये गैस मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा, इधर जाके कोलाइड होगा, इधर से निकलेगा, इधर कोलाइड होगा, इधर से निकलेगा, इधर कोलाइड होगा, ये वॉल पे कोलाइड होगा, इधर से निकलेगा, इधर कोलाइड होगा, इधर से निकलेगा, इधर कोलाइड होगा, इधर कोलाइड होगा, इधर कोलाइड होगा, इधर अगर अंदर ही आ रहे हैं, बीच में रास्ते में ये है तो दूसरा कोई गैस मॉलिक्यूल है, अगर दोनों का कोलिजन होता है तो इधर रास्ते में से इधर आएगा, ये इधर आएगा, इस तरह से कोलिजन होते रहता है। गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, इधर उधर रैंडम मूवमेंट उनकी चालू रहती है। ओके, और द कंटेनर्स एंड देयर चेंज इन मोमेंटम, उनका मोमेंटम बदलता है, गिव्स इंपल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, गिव इंपल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, यानी कि कंटेनर के वॉल के ऊपर एक कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप जो गैस देखते हैं घर पे, आपके घर पे जो गैस रहता है एलपीजी, गैसेस दो टाइप के होते हैं, एक रहता है CNG जिसे कहते हैं हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दूसरा होता है LPG, बोले तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि वो गैस ही रहता है, उसे हाई प्रेशर में उसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए हम लिक्विफाइड बोलते हैं, लिक्विफाइड। ओके, कंप्रेस्ड बोले तो कंप्रेस करके, प्रेशर देके कंप्रेस करके उसको लिक्विड में उसको कंप्रेस करके रखा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, देन द कंटेनर, और वो कंटेनर यानी कि हमारा जो गैस सिलेंडर रहता है, गैस सिलेंडर में ही उसी तरह से गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते हैं, कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर के वॉल पर बहुत ऐसा मारा करते हैं कंटिन्यू, इधर बम्बार्डमेंट होने के बाद इधर बम्बार्डमेंट करता है, उधर बम्बार्डमेंट करता है, इधर बम्बार्डमेंट करता है, ऑल डायरेक्शन में उसकी बम्बार्डमेंट होती है। ओके, और देयर चेंज इन मोमेंटम गिव्स इंपल्स, वहां इंपल्स दिया जाता है टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। ओके, आगे का पॉइंट अब हम देखते हैं, देखो आगे का क्या है, द रेट, फोर्थ पॉइंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर इज टर्म्ड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, यानी कि ये जो बम्बार्डमेंट कंटिन्यू चालू रहती है और इसके बम्बार्डमेंट की वजह से वहां प्रेशर जनरेट होता है। मैं आपको बता देता हूं, आपको मालूम है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका आंसर देने की कोशिश करो, यानी कि अभी जो समर सीजन है, तो इस समर सीजन में ज्यादा से ज्यादा टायर ब्रस्ट होते हैं, गैस के बारे में बोल रहा हूं, इसी चैप्टर का एग्जांपल है, इसका क्वेश्चन है। इसी टाइम पे आप अगर मालूम है आपको, तो समर सीजन में ज्यादा से ज्यादा साइकिल के, 4 व्हीलर के, 2 व्हीलर के जो टायर्स रहते हैं वो टायर्स ब्रस्ट होते हैं, वो फूटते हैं। ये क्यों फूटते हैं, क्यों ब्रस्ट होते हैं, आपको मालूम है क्या? चलो आप आंसर दीजिए, मैं लास्ट में इसके बारे में मेरा आंसर मैं बताने वाला हूं। ओके, यानी कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पे ये कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी कि हमारी जो साइकिल की ट्यूब रहती है, यानी कि खाली कंटेनर में ही होता है, इस तरह से नहीं है, खाली कंटेनर में होता है ऐसा नहीं है। हमारी जो साइकिल की ट्यूब रहती है, देखो इस तरह से ट्यूब रहती है, साइकिल की ट्यूब, 4 व्हीलर 2 व्हीलर की जो ट्यूब रहती है, ये जो ट्यूब है, तो ये ट्यूब में हम एक वॉल की जरिए, इस तरह से वॉल रखा जाता है, और ये वॉल की जरिए हम अंदर हवा भर देते हैं इसमें, और ये हवा इसी जो कंटेनर रहता है, ये जो ट्यूब रहती है, ये ट्यूब में हवा भर देते हैं हम, और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं इधर उधर, ये गैस के अंदर, ये ट्यूब के अंदर, और ये बम्बार्डमेंट करने की वजह से ये यहां प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो कि मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखो इस तरह से जो है ना, ये इस तरह से, ओके, तो ये जो है ये अंदर से इस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ट्यूब के अंदर की वाल से, अंदर से। जैसे कि आप अगर कहीं गर्दी में गए हैं, क्राउड में गए हैं, और आपको बहुत सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है गर्दी में,
अगर धकेल रहे हैं, बाजू से लोग आपको धकेल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अंदर से अपने जो एल्बो रहते हैं ना, अंदर के जो एल्बो, ये एल्बो लगा के हम दूसरे लोगों को सब बाजू को पुश करते हैं। उसी तरह से एक गैस मॉलिक्यूल से अंदर जो ट्यूब है, ट्यूब के वॉल को अंदर से पुश करते हैं, अंदर से पुश कर देते हैं, यानी कि वो प्रेशर करता है। देखो मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर इज टर्म्ड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल अंदर जो रहते हैं, ये ट्यूब जो है, ये ट्यूब में इधर उधर ऐसा कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है, कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट करते हैं, और सब गैस मॉलिक्यूल का किसी ना किसी डायरेक्शन में प्रेशर रहता ही है, बम्बार्डमेंट रहती है, इसीलिए वो अंदर से प्रेशर जनरेट होता है, और उसे कहते हैं हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। बट इन केस ऑफ दिस ट्यूब, the wall pressure exerted on the wall of tube of cycle, 4-wheeler, 2-wheeler, anyway एरोप्लेन की भी ट्यूब रहता है, ओके, उसके ऊपर। और इस तरह से मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आगे का पॉइंट है हमारा, देखो ये है हीट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से लर्न करना है तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक है, ये बेसिक टर्म्स है, ये टर्म्स आपको बहुत अच्छी तरह से आनी होगी, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई करनी होगी। अगर ये टर्म्स आपकी अच्छी तरह से प्रिपेयर होते हैं तो आगे का पार्ट, इसी चैप्टर का जो आगे का पार्ट है, ये बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। इसलिए मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं हीट, कि हम हीट किसे कहते हैं, जो कि डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में पढ़ी है, 8th क्लास में पढ़ी है, और 9th क्लास में इसके आगे का छोटा सा पार्ट पढ़ा है, और 10th में भी इसके आगे का पार्ट आपने पढ़ा है, उसके बाद 11th में भी आपने आगे का पार्ट पढ़ा है, और अभी 12th में भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन हमारे बारे में ऐसा हो चुका है, 8th का हम 8th में ही भूल गए, 9th का 9th में छोड़ दिए, 10th का 10th में छोड़ दिए, और 11th का 11th में भी छोड़ दिए, क्योंकि हम वही भूल जाते हैं। और ये भूलने की, ये निसर्ग ने, ये परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दे दी है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, और ये आप भूल गए होंगे, और ये आगे आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ओके ओके। तो हीट के बारे में क्या है, देखो हीट हम किससे कहते हैं, व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट। तो देखो हीट इज डिफाइंड एज एनी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी, फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी from one point to the another caused by difference in temperature between the 2 points, difference in temperature between the 2 points, 2 पॉइंट के बीच अगर एक थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, ये देखो हीट ट्रांसफर होती है, इसीलिए तो हवा ट्रांसफर होती है, यानी कि जो हवा एक जगह से दूसरे जगह, हम जो बोलते हैं ना, जो साइक्लोन वगैरह तैयार होता है, ये साइक्लोन तैयार करने के लिए भी ये हीट ही रेस्पॉन्सिबल है। और आगे का दूसरा मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, अगर साइक्लोन है, कहीं एयर का स्ट्रीम है, स्ट्रीम, एयर स्ट्रीम बोले तो हवा का प्रवाह होता है, ये भी हीट के वजह से ही होता है। अगर जिस जगह, समझो इस जगह का टेम्परेचर कम हुआ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है, बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, या इस जगह का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, तो वहां की हवा लाइटेड होती है, हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है, और लाइट वेटेड होने की वजह से ये हवा ऊपर आकाश में चली जाती है, और यहां की जगह कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए दूसरी जगह की हवा यहां आती है। ये हीट की वजह से होता है, और ये आते वक्त अगर वहां ट्विस्टेड फोर्स जनरेट होता है तो वहां सायक्लोन तयार होता है, सायक्लोन तयार होता है, ज्याला मराठीमध्ये आपण वावटळ असे म्हणतो। वादळ तयार होते, एक छोटंसं वावटळ तयार होते, आणि ते वावटळ गोल फिरत फिरत, आणि ज्या साईडला प्रेशर कमी असतो त्या साईडला ती वावटळ जात असते, आणि जर सगळ्या दिशेने जर वावटळीवर जर प्रेशर जर सारखाच असेल, सगळ्या दिशेने येणारी हवा जर सारखीच असेल, तर ती वावटळ जाग्यावरच राहते, आणि ज्या दिशेला त्याचा फोर्स कमी पडतो आणि जिकडे जास्त होतो त्या दिशेने, जिकडे कमी आहे त्या दिशेला ती वावटळ अशी गोल फिरत 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 ती सरकत राहते। म्हणून समुद्रामध्ये तयार झालेली वादळं ही जमिनीकडे येत असतात,
लक्षात घ्या, समुद्रात तयार झालेली वादळं ही जमिनीकडे येत असतात, कारण का जमिनीवरचं तापमान हे जास्त असतं आणि जास्त झाल्यामुळे तिकडची हवा हलकी होते आणि ती भरून काढण्यासाठी इकडची येत असते. हा प्रकार तिथे घडत असतो. ओके, अँड देन थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी कि दो पॉइंट के बीच जो कुछ भी टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस मिनिमाइज करने के लिए हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है. और इसके वजह से ही, ये हीट की वजह से ही समंदर में जो कुछ भी फ्लो आपको देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स देखने को मिलता है, यानी कि जो हम अर्थ, जो ग्लोब हम देखते हैं, अर्थ का जो ग्लोब देखते हैं, तो ग्लोब में अब आप अगर हिंदी महासागर में देखते हैं तो वहां का फ्लो, पानी का फ्लो अलग ही है. अगर प्रशांत महासागर में आप देखते हैं तो वहां का फ्लो अलग है. आर्कटिक महासागर में देखते हैं तो वहां का फ्लो अलग है. अटलांटिक महासागर में अगर आप देखते हैं तो वहां का भी पानी का फ्लो अलग है. और ये केवल किस तरह से होता है, सूरज की जो किरणें पानी पे गिरती है और पानी का टेम्परेचर कम ज्यादा होने की वजह से ये पानी इस तरह से उसकी डायरेक्शन बदलती है और उसको दूसरा एक रीजन है वो अर्थ का रेवोल्यूशन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसके जरिए भी ये पानी का प्रवाह अर्थ के ऊपर बन जाता है. ओके, और इसी तरह से समझो इस जगह पे टेम्परेचर कम है और इस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो इधर की हीट, जिस जगह जहां टेम्परेचर कम है उसी डायरेक्शन में जहां ज्यादा है उधर से कम जगह की दिशा में टेम्परेचर ट्रैवल करता है, हीट ट्रैवल करता है. ओके, हीट इज डिपेंड इन एनी स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच. ओके, दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस. ए भी उसी तरह से फ्लो करता है, यानी कि लो लेवल पोटेंशियल एनर्जी हाई लेवल टू लो लेवल की डायरेक्शन में वो फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी. और दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको हीट के जरिए में आपको बताना चाहता हूं, वो है वाटर करंट, पानी का प्रवाह. पानी का प्रवाह किधर से किधर जाता है, हाइयर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ पानी भी जाता है. उसी तरह से हाइयर लेवल टू लोअर लेवल हीट भी ट्रैवल करती है. ओके, बिटवीन टू पॉइंट्स. आगे का पॉइंट है हीट टेंड्स टू मूव फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन. हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर में ट्रैवल करती है. अगर कोई चीज गर्म है, अगर उसी चीज को अगर हम ठंड स्पेस में रख देते हैं तो धीरे धीरे वो चीज अपनी जो कुछ भी हीट रहती है वो ठंडी सराउंडिंग को वो टेम्परेचर लूज करती हो, दे डालती है और धीरे धीरे उसी बॉडी का टेम्परेचर फ्लो कम होते जाता है. ओके, मैंने आपको अभी एक समर टाइमिंग में टायर ब्रस्ट क्यों होते हैं ये एक मैंने क्वेश्चन पूछा है और अभी और एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, वो है उसके क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दे सकते हैं. तो वो है, एक मैं आपको बताता हूं. समझो आप नहाने के लिए बाथरूम में आप गर्म पानी ले रहे हैं, गर्म पानी. ओके, एक बकेट है इस तरह से, ये बकेट है, एक टाइप का बकेट है और दूसरा बी टाइप का बकेट है, ये बी बकेट है. तो बी बकेट में आपने क्या किया, एक 10 लीटर आपने हॉट वाटर ले लिया, 10 लीटर हॉट वाटर ले लिया और उसे आपने बाथरूम में रख दिया, वैसे ही रख दिया. और दूसरा जो बकेट है इसमें भी आपने 10 लीटर हॉट वाटर ले लिया और उसमें आपने ठंडा, यानी कि नहाने के लिए ठंडा पानी ऐड करके उसे आपने बाथरूम में रख दिया. ओके, बाथरूम में रख दिया और एक 10 मिनट के, दोनों ही 10 मिनट के लिए हमने रख दिया है, 10 मिनट के रख दिया. ए बकेट भी हमने 10 मिनट के रखा और ये बी बकेट भी हमने 10 मिनट के लिए रख दिया. कुछ तो काम निकला आपका और आप काम करते बैठ गए 10 मिनट के लिए. और बाद में बाथरूम में आप गए, तो बाद में बाथरूम में जाने के बाद आपने क्या किया, इसमें अगर आपने पहले वाला 10 लीटर पानी था, इसमें आपने बाद में दूसरा 20 लीटर पानी ऐड कर दिया. ये समझो 10 लीटर पानी ऐड किया, 20 लीटर बस होता है. ये पहले वाला गर्म 10 लीटर और दूसरा वाला ठंडा वाला 10 लीटर ये शुरू में डाल के रख दिया
और इसमें आप जब बाथरूम में नहाने के लिए आप बाथरूम में जा रहे हो, जाने के बाद बाथरूम में एंट्री, जब नहाना शुरू करना है आपको, उसी वक्त आपने ये बकेट में ठंडा पानी ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया? 10 लीटर। यानी कि बी बकेट में जितना पानी ऐड किया उतना ही पानी आपने ये बकेट में भी ऐड कर दिया। तो दोनों बकेट में अगर आप हाथ डाल के टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे तो कौन से बकेट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? मुझे ए और बी, ए और बी, यानी कि ये में हम बाद में पानी डाल रहे हैं और बी में शुरू में ही पानी डाल के रख रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। ओके, तो देखो, तो देन हीट टेंड्स टू मूव फ्रॉम द हायर टेम्परेचर रीजन टू द लोअर टेम्परेचर रीजन। ओके, देन द हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय 3 मेथड्स। देखो, द हीट एनर्जी कैन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर करने के लिए हम यहां 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, 3 वेज का इस्तेमाल करते हैं हीट ट्रांसफर करने के लिए। वो कौन से 3 वेज है? तो देखो, दिस इज द फर्स्ट वन इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कौन से है? एक है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। इसीलिए इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रेडिएशन, और रेडिएशन के बिफोर आपको पढ़ना होगा कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। अगर ये तीनों ही चीजें अगर आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे तो आपको रेडिएशन चैप्टर 1% भी आपके समझ में नहीं आएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों तरह से, ये तीनों मेथड से, यानी कि हीट एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि वन बॉडी टू अनदर बॉडी टेम्परेचर अगर हीट अगर अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये तीनों में से कम कौन सा एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये तीनों में से एक भी मेथड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 टर्म्स आपको यहां लर्न करने हैं। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चंस आपने दिया, मैंने दिया था बकेट का, तो ए का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या बी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, ये बकेट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो यहां का बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है ये बकेट का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कहा है, लेकिन नहीं बेटा, नहीं बच्चों, बी बकेट का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और ये क्यों रहता है, मुझे यही पढ़ाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। क्योंकि जब हम 10 लीटर पानी ये बकेट में डाल के रखे और दूसरे बी बकेट में हमने 10 लीटर पानी डाला और उसके ऊपर ठंडा पानी हमने 10 लीटर ऐड किया, इसमें शुरू से ही इसमें 20 लीटर पानी रहता, 20 लीटर पानी था, और 20 लीटर पानी होने की वजह से, और ये जो इसका जो टेम्परेचर, समझो हमने शुरू में इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया था, और ये पानी ऐड करने के बाद इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, दैट में भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। और दोनों ही बकेट हमने बाथरूम में रखे हैं, तो लॉस ऑफ हीट ये बकेट की ज्यादा होती है बी से। यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, यहां सराउंडिंग का टेम्परेचर इमेजिन करो कि कुछ तो भी एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये बकेट का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहां खाली 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये जो पानी है, ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बकेट का टेम्परेचर है 100, यानी कि 90 के आसपास आप कंसीडर करो। तो इन दोनों के बीच तकरीबन कितना डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का डिफरेंस है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का।
यानी कि यहां खाली 20 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है और यहां 60 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। यानी कि ये जो बकेट है वो ये बकेट सराउंडिंग को टेम्परेचर बहुत जल्दी पास कर देता है, यानी कि लॉस ऑफ हीट फ्रॉम ये बकेट इज ग्रेटर देन बी बकेट। और बाद में जब आप इसमें 10 लीटर पानी दूसरा ऐड करोगे तो 10 लीटर पानी ऐड करने के बाद इसका टेम्परेचर और भी फॉल होता है और इसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यानी कि बी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और ए का टेम्परेचर कम रहता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपके समझ में आएगा। ओके, एक रहा एक आंसर। और दूसरा आंसर मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, वो दूसरा आंसर था, दूसरा आंसर कौन सा था, दूसरा क्वेश्चन कौन सा था कि समर टाइमिंग में, धूप की काल में, दोपहर के टाइम में टायर के व्हील के टायर जो रहते हैं, जो ट्यूब रहते हैं, वो ज्यादा ब्रस्ट होते हैं। ये क्यों होते हैं? तो देखो इस तरह से बहुत सारे बच्चों ने बताया क्यों। हाई टेम्परेचर, ओके, बी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, ये आपने बता दिया है। ओके, इसके बाद मैं आपको अभी ये जो बता रहा हूं, देखो ट्यूब के बारे में। इस तरह से ये ट्यूब है और इस तरह से ये इस तरह सा बाहर की साइड है। ओके, तो बाहरी साइड में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि ये जो वॉल रहता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स इस तरह से इनर वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मालूम है ना आपको, इनर वॉल पे, क्योंकि अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल रहते हैं वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं और ट्यूब के अंदर के वॉल के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन जब आप ठंडे टाइमिंग में अगर साइकिल में हवा भर देते हैं, यानी कि समझो 30 पाउंड आपने हवा भर दी है, 30 पाउंड हवा भर दी है, और वही गाड़ी आप अगर धूप में खड़े करती है, धूप में खड़े करते हैं, तो धूप में खड़े करने के बाद ये जो टायर रहता है, अंदर का जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, अंदर के गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है और जो अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, यानी कि बम्बार्डमेंट बढ़ती है, यानी कि उनकी जो गति रहती है वो गति बढ़ जाती है, बहुत फास्ट मूवमेंट करते हैं। यानी कि ठंडे टाइमिंग में, सुबह की टाइमिंग में उनका जो कुछ भी मूवमेंट रहता है उससे ज्यादा दोपहर के टाइमिंग में हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर की वजह से अंदर के जो गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये गैस मॉलिक्यूल अंदर बहुत ही इस तरह से फास्ट मूवमेंट करता है और अंदर इनर वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर ऐसा बढ़ता है कि ट्यूब की सहन करने की जो कैपेसिटी रहती है, सहने की जो कैपेसिटी रहती है, उससे ज्यादा प्रेशर रहता है और उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है उसी ट्यूब की। और इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद वो प्लास्टिक नेचर पे आ जाता है और वो टायर ब्रस्ट हो जाता है, फूटता है। इसका ये रीजन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। अगर ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेअर भी कीजिए और चॅनल को सबस्क्राईब भी कीजिए। दोस्तों, निश्चितच मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल, खूप चांगल्या प्रकारचा लक्षात आला असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात, मला तुमची सेवा करण्यासाठी मला संधी दिलात, त्याबद्दल मी तुमचा खूप 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 ऋणी आहे। अशाच पद्धतीने आपण वर्षभर शिकत राहू, वर्षभर चांगल्या कामं करत राहू। तुम्ही पण चांगले कामं करा, मी पण चांगले कामं करतो। तुम्ही शेअर करत चला, दुसऱ्या मित्रांना सांगा आणि मी मात्र शिकवत राहतो, तुम्ही मात्र दुसऱ्यांना सांगत राहा, शिकत राहा आणि अशा पद्धतीची एक चांगली प्रक्रिया आपण यामधून करून घडून आणूया। कसल्याच प्रकारचं टेन्शन घेऊ नका। 11th आणि 12th 10th पूर्ण सिलेबस मी शिकवणार आहे, परफेक्ट शिकवणार आहे, परफेक्ट कन्सेप्ट तुमच्या क्लियर करणार आहे। त्यामुळे कसल्याच प्रकारचे तुम्हाला घाबरण्याची आवश्यकता नाही, कुठे क्लास लावून पैसा सुद्धा वेस्ट करण्याची आवश्यकता नहीं। तर मित्रांनो, इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं कल दोपहर को केमिस्ट्री दोपहर 2 बजे केमिस्ट्री के वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।